ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया नमस्ते भारत का और बात सबसे पहले कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर यूपी के मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। कोहरे में कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बसों और कारों में यहां आग लग गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया और साथ ही मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोहरे में यहां पर गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। यह हादसा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे पर और टक्कर के बाद गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में कई लोग घायल हुए, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं और यहां पर 4 की मौत हो गई है। और सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए यहां मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जब हादसा हुआ और उसके बाद जब सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम इस समय मौजूद हैं यमुना एक्सप्रेस पर और आप देख सकते हैं कि ये पूरा मंजर है जो यहाँ पर गाड़ियां टकराई हैं उनको यहाँ से हटाने का काम चल रहा है और आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या दुर्घटना हुई थी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा एसएसपी हैं श्लोक कुमार जी। हम उनसे भी बात करेंगे। सर बताएं क्या दुर्घटना हुई और क्या कैजुअलिटी? ये सुबह 4 बजे के करीब यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पर 127 माइलस्टोन है। यहाँ 8 बसेस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक्सीडेंट के क्रम में आग लग गई और उसमें अब तक 4 कैजुअलिटीज रिपोर्टेड है। लगभग 25 के करीब लोग इंजर्ड थे जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका उपचार कराया जा रहा है, कोई भी गंभीर नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो भी अन्य पैसेंजर्स थे उन सभी को सरकारी साधनों से उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा रहा है। मेरे और डीएम साहब के द्वारा जो लोग यहाँ थे उनसे वार्ता भी की गई है और जो भी राहत और बचाव में सुविधा है वो सब उपलब्ध कराई जा रही है। ये थे मौके पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये जो गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं किस तरह से इनमें आग लगी है। और हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए की यहाँ पर राहत राशि देने की घोषणा की गई है। और जो घायल लोग हैं उनके भी निःशुल्क इलाज की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और जो लोग यात्री यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको भी अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था यहाँ के शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है। अनिल सारस्वत, एबीपी नेटवर्क, मथुरा। तो अनिल सारस्वत की आपने ये रिपोर्ट देखी और अब जो जिलाधिकारी हैं चंद्र प्रकाश, उनका क्या कुछ कहना था वो सुनिए। घने कोहरे के कारण 7 बसें टकराई थीं और 2 छोटी गाड़ियां, जिसमें 5 बसों में आग लग गई, ब्रेजा कार में आग लग गई, एक और गाड़ी में आग लगी है, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई और 25 लोग घायल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया और घायलों को समुचित इलाज कराने के लिए हम लोगों को तत्काल मौके पर भेजा और जो लोग हताहत हुए हैं, जिनके असामयिक मृत्यु हुई 4 लोगों को, उनके परिजनों को अपने राहत राशि से 2-2 लाख रुपए तत्काल देने के लिए निर्देशित किया गया है और ये भी कहा है कि जो घायल है उनका निःशुल्क इलाज कराया जाए। और जो मृतकों के परिवार वाले हैं उनके लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी सीएम योगी की ओर से किया गया है। ये भयावह हादसा हुआ जहां पर बसेस और 2 छोटी गाड़ियों की टक्कर हुई। घायलों का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। मैं उधर दिल्ली से आ रहा था, मैं उधर जा रहा हूँ एमपी भिंड में अपने गाँव। मैंने आया, एक्सीडेंट भयंकर था, आग बहुत तेज दौड़ चुकी थी, 3 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब मैं आया तो उसमें 4-5 लोग फंसे थे। मैंने उसको एक को निकाला उसमें से, गाड़ी से अंदर से घुल के। 3 उसमें और रह गए थे। एक कोई उसका था कानपुर का, सॉरी। मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन 3 लोग सीट में फंसे थे, नहीं निकल पाए हमसे। तब तक गाड़ी में आग अंदर दौड़ गई, मुझे मजबूरी उस गाड़ी से निकलना पड़ा। आग कैसे लगी? हादसा क्या हुआ था? वो पता नहीं कैसे था, मैं आया उस वक्त आग लग चुकी थी गाड़ी में। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गई है, 3-4 गाड़ियाँ जली हैं बस। आपको कैसे पता लगा?
मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो प्रेजेंट टाइम में यहीं पे हूँ। गाड़ी में जब आग लगी थी मैं उस समय एक्सीडेंट हुआ था जब उस समय गाड़ी में था, बैठा था मैं। कितने लोग थे? बस में तो पूरा फुल सीट था, जितना सीट होता था फुल। कितने लोग थे? 4 बजे के आसपास हुई। तो ये हादसा हुआ कोहरे की वजह से, और कोहरे की वजह से क्या हाल है वो आपको दिखाते हैं। हर जगह धुंध छाई हुई है, यहां तक कि जो कोहरा छट्टा हुआ दिख रहा है, लेकिन गांव और शहरों में ये ऐसा नहीं है। वहां कोहरा इतना घना पड़ रहा है कि सड़क पर भयानक हादसे हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के नेशनल हाईवे 91 पर तो इतने बुरे हाल है कि सड़क तक नहीं दिख रही। पुलिस हाईवे पर गश्त कर रही है। अनाउंस किया जा रहा है कि सड़क पर धीरे चले। लोगों से अनुरोध किया जाता है, कोहरा अधिक है, टिपर का प्रयोग करें, सुरक्षित घर पहुंचे। पुलिस के बार बार अपील करने के बाद भी कुछ लोग सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कृपया धीमे चलें, टिपर का प्रयोग करें। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की है, जहां सुबह तड़के विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से किसी ट्रक ने ट्रक को टक्कर मारी तो किसी कार ने कार को रौंदा। हादसे के बाद गाड़ियों के परखच्चे यहाँ वहाँ पड़े दिखे तो टक्कर के बाद सड़क पर आलू फैल गए, जिसे मंडी में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये जान लीजिए कि सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि गाजियाबाद में कार सवार लोगों के साथ हुआ। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र के इकला गांव में भी कार सवार लोगों ने जान की परवाह किए बगैर घने कोहरे में कार दौड़ाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गोल्डन रंग की इस कार का कबाड़ा निकल गया तो टाटा पंच के भी परखच्चे उड़ गए। एक ट्रक तो ऐसा पलटा कि बुरी तरह टूट फूट गया। यूपी के हापुड़ में तो विजिबिलिटी इतनी कम रही कि सड़क ही नहीं दिखी, जिसकी वजह से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गाड़ियों की टक्कर होने लगी। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने एक दूसरे को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। ताजनगरी आगरा में तो धुंध ऐसी अंधाधुंध छाई कि ताजमहल ही दिखना बंद हो गया। हरियाणा के नूह में घने कोहरे के कारण 2 ट्रक और 10 से 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। मुंबई एक्सप्रेसवे पर रूह कपा देने वाला ऐसा हादसा हुआ जिसे देख लोगों की सांसें थम गई। 2 ट्रक एक दूसरे से ऐसे टकराए कि एक ट्रक तो बुरी तरह पिचक गया। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। टक्कर के बाद ये कार तो स्टार्ट भी नहीं हुई, इसे धक्का लगाकर हाईवे से हटाना पड़ा। नीले रंग की इस कार के परखच्चे ही उड़ गए, सड़क पर मलबे का अंबार लग गया। इसके अलावा कई और कार, एक बस भी हादसे का शिकार। स्थानीय लोगों के मुताबिक लाइन से गाड़ियां सभी आ रही थी, बस वाला ने जाके वहाँ पे मारा ट्रक वाले को, फिर सारा अनकंट्रोल हो गया। इसके बाद 10 से 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। इस हादसे में सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पंजाब के मोहाली के सोहाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कबड्डी खिलाड़ी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिस कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की गई उसका नाम कंवर दिग्विजय उर्फ राणा बलाचौरिया था। कबड्डी मैच के दौरान मोटरसाइकिल पर आए 2 से 3 हमलावरों ने राणा बलाचौरिया को निशाना बनाकर गोलियां बरसाई। इस फायरिंग में कबड्डी प्लेयर और प्रमोटर राणा को चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्से में कई गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। राणा की हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा, राणा बलाचौरिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था और सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को ठहराने का इंतजाम इसी ने करवाया था, जिसके चलते उस पर हमला किया गया। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोली की आवाज सुनते ही मैदान पर मौजूद खिलाड़ी इधर उधर भागने लगे। वहीं दूसरी तरफ राणा बलाचौरिया गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में उसे फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कबड्डी खिलाड़ी की मौत से परिवार में हड़कंप मच गया। मृतक की बीते 4 दिसंबर को ही शादी हुई थी। उसके कुछ दिनों में ही उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी दविंदर बम्बिहा गैंग ने ली है और हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग के लिए काम करना बताया गया है। साथ ही गैंग ने बताया है कि राणा ने
सिद्धू मूसेवाला के कातिलों के ठहरने का इंतजाम किया था। बदले के लिए गैंग ने राणा बलाचौरिया की हत्या कर दी। घटना की वजह की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन शहर के बीचों बीच गोलीकांड से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में इसी तरह गोलीकांड में इंदरप्रीत नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। मेक्सिको में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई। विमान एक बिल्डिंग से टकरा गया, जिससे यह हादसा हुआ। बिल्डिंग में प्लेन के टकराते ही भीषण आग लग गई और आग की लपटों से पूरी बिल्डिंग घिर गई। आग लगते ही वहां हाहाकार मच गया। बिल्डिंग में आग लगते ही बिल्डिंग धू-धू कर जलने लगी। आग लगते ही वहां धुएं का गुबार उठने लगा। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह हादसा एक छोटे से विमान के टकराने के बाद हुआ। विमान ने राजधानी मैक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन राजधानी के पश्चिमी इलाके टोलुका के पास एक बिल्डिंग से टकरा गया। बिल्डिंग से टकराते ही विमान में आग लग गई, जिसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ग्राउंड पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। और रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, मेक्सिको सिटी के सांसद आपस में ही भिड़ गए। मेक्सिको की पार्लियामेंट के अंदर जमकर मारपीट हुई। सांसदों ने एक दूसरे के बाल खींचे, एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए। ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूट की बहस के दौरान ये मारपीट मेक्सिको की संसद के अंदर देखने को मिली है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन की हैं, वो किसी गली मोहल्ले की नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीरें, जहां पर सांसद जो माननीय होते हैं वो आपस में इस तरह एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, बाल खींच रही हैं महिला सांसद एक दूसरे की। और यहां पर ये जमकर बहस हुई और बहस मारपीट में बदल गई। तो मेक्सिको सिटी के सांसद आपस में भिड़ गए। संसद के अंदर ही एक दूसरे पर हाथ चलाना, बाल खींचना, मारपीट करना शुरू कर दिया। जो महिला सांसद थी वो भी इसमें भला पीछे कैसे रहती, वो भी आगे आ गई और एक दूसरे के बाल खींचने लगी, मारपीट करने लगी। तो बहस हो रही थी ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूट की और इसी के बाद ये बहस मारपीट में बदल गई और ये सब कुछ होने लगा पार्लियामेंट के अंदर। संसद में जब ये सांसद बहस कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूट पर और तभी ये आपस में ही भिड़ गए। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, भारत की यूएन में पाकिस्तान को लताड़। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये बात कही है हरीश पी ने। पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद को बढ़ावा देता आ रहा है। सीमा पार से अभी भी आतंकवाद जारी है और भारत आतंकवाद का जवाब मजबूती से देता रहेगा। सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा, ये बात हरीश पी ने कही है यूएन के फोरम पर। Pakistan's unwarranted reference to Jammu and Kashmir in today's open debate attests to its obsessive focus on harming India and its people. In the last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। मामला इतना बढ़ा कि कर्मचारियों ने जीआरपी थाने का घेराव कर लिया और नारेबाजी की। रेलवे के ये कर्मचारी इतने आग बबूला हैं कि जीआरपी थाने को घेरे खड़े हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई कि कर्मचारी आरोपी वकीलों को थाने से बाहर निकालने की जिद पर अड़ गए। पुलिस ने बीच बचाव और वकीलों को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश तब नाकामयाब हो गई जब रेलवे कर्मचारियों ने आरोपी वकीलों को प्लेटफॉर्म पर दौड़ा लिया और पिटाई कर डाली।
दरअसल ये पूरा बवाल मामूली सी बात पर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि टिकट निरीक्षक और रेलवे यूनियन के पदाधिकारी संजय माथुर अपने परिवार के साथ स्टेशन पर गाड़ी खड़ी कर रहे थे, तो जीआरपी कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की और कुछ वकीलों ने उनके समर्थन में संजय माथुर के साथ मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं, आरोप है कि जीआरपी थाने के भीतर भी उनके साथ मारपीट की गई। को छोड़ने के लिए जब मैं जीआरपी थाने के सामने आया तो जीआरपी के 5 दलाल जो थे उन्होंने मुझे खींचा अंदर और खूब मुझे को मारा बेल्टों से। उन्होंने हम तीनों जनों को, मैं 2 बेटे और मुझे मारा। मारने के बाद मेरा बेटा उनके पैरों में पड़ गया कि मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, ऐसा ना हो इनको कोई तकलीफ हो जाए। मेरी आंखें पलटने लगी। जब इसकी जानकारी रेलवे यूनियन के कर्मचारियों को लगी तो कर्मचारियों ने थाने के बाहर घंटों हंगामा किया और बाद में उन वकीलों को थाने से बाहर खींचकर पीटते हुए दौड़ा लिया। बड़ी खबर का रुख करें। महाराष्ट्र के लातूर में सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। एक शख्स को बोरे में बांधकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। बोरे को कार में डालकर आग लगा दी गई। 1 करोड़ के बीमा के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरे शख्स की हत्या कर खुद को मरा हुआ साबित करना था आरोपी का मकसद और इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। एक दूसरे शख्स की हत्या की, उसे बोरे में डालकर कार में डाला और फिर जिंदा जला दिया और साबित वो खुद को मरा हुआ करना चाहता था ताकि वो बीमा के पैसे हड़प सके। तो इस सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात सामने आई है। दूसरे शख्स की हत्या कर खुद को मरा हुआ दिखाना चाहता था ये शख्स, जो आरोपी है, जिसने किसी और शख्स को बोरे में बांधकर कार में डाला और फिर कार को आग लगा दी। तो महाराष्ट्र के लातूर से सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। वहीं यूपी के बिजनौर में एक मकान में गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। आसपास के इलाके में आग से हड़कंप मच गया। चारों तरफ काला धुआं छा गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मकान में रखा लाखों का दहेज का सामान जलकर राख हो गया। गैस की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि पल भर में लाखों का नुकसान हो गया। आग की घटना से आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मकान में आग नहीं बल्कि आग की भट्टी जल रही हो। आग की लपटें तेजी से बाहर निकल रही थी और आसमान में काला धुआं फैल गया। गैस की वजह से किसी ने भी आग के पास जाने की जहमत नहीं उठाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग को शांत कराया, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जहां मास्टरमाइंड समेत 10 साइबर ठग गिरफ्त में लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की 7 राज्यों में एक साथ छापेमारी हुई। मुंबई, केरल, ओडिशा, पंजाब में छापे मारे गए। यूपी और हरियाणा में भी छापेमारी को अंजाम दिया गया। 50 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। केरल, दिल्ली और मुंबई से आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। एमपी के भिंड में एक बार फिर रेत माफियाओं का आतंक देखने को मिला। रेत से लदे ट्रैक्टर को पकड़ने गए एसडीएम की गाड़ी को ही माफियाओं ने निशाना बना डाला। इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रहा है कि अवैध रेत से लदे इन ट्रैक्टरों के ड्राइवर ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मारी है और दोनों ट्रैक्टरों के ड्राइवर फरार हो गए हैं। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एसडीएम विजय यादव की गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और एसडीएम साहब बाल बाल बच गए। दरअसल लाहौर के एसडीएम विजय यादव को सूचना मिली थी कि इलाके में रेत माफिया सक्रिय है और रेत के अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर वो चेकिंग के लिए निकले, तभी मेहोना थाना इलाके में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर्स ने उनकी गाड़ी को निशाना बना डाला और गाड़ी में टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम लाहौर साहब मेहोना की तरफ आ रहे थे, तो 2 ट्रैक्टर जो रेत से भरे हुए थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया, तो शासकीय कार्य में बाधा करके किया और वहां से भाग गया। एसडीएम की जो गाड़ी थी काफी क्षतिग्रस्त हुई और घटना गंभीर भी हो सकती थी। जी हाँ, इसीलिए हमने उससे कठोरतम कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
इस घटना के बाद मिहोना पुलिस ने रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना में कई लोग घायल हो गए। इलाके में मारपीट और फायरिंग की घटना से दहशत फैल गई। रात 8:30 बजे ही बाजार में सन्नाटा पसर गया। जिस जगह मारपीट हुई वहां पर सारा सामान बिखर गया। घटना एक बिरयानी की दुकान के सामने की है, जहां ऑटो पर सवार लोगों की दुकानदार से कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। आरोप है कि ऑटो पर सवार परिवार के साथ मारपीट की गई। लाठी डंडों से हमला किया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने फायरिंग का भी आरोप लगाया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुलिस जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कटघर में ये गागल तिराहा है, वहां पर दो पक्षों में कल मारपीट हुई थी, जिसमें कल एक पक्ष की तरफ से तहरीर मिली है। उसमें तहरीर के मुताबिक सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया और जो भी सच होगा उसके हिसाब से इसका असर किया जाएगा। ये पूरा मामला मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गागन तिराहे का बताया जा रहा है। यूपी के मथुरा में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के सुरक्षा कर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि अनिरुद्ध आचार्य के सुरक्षा कर्मियों ने आश्रम के पास दुकान चला रहे दुकानदार को जमकर पीटा है। पिटाई से दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गया। अस्पताल में इंतजार के बाद पीड़ित को भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि गौरी गोपाल आश्रम के पास दुकान लगाने वाले विवेक कुमार को पहले सुरक्षा कर्मी घसीटते हुए अंदर ले गए, फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। गौरी गोपाल का गार्ड आकर के मेरे पिताजी को दिन दहाड़े करीबन 11:30 से 12 के बीच में घसीटता हुआ मारता पीटता ले गया। जब मेरे पिताजी ने इस चीज का विरोध किया तो उन्हें बुरी तरह मारते हुए ये गौरी गोपाल आश्रम में, जो कि अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है, उसमें ले गया। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर सही इलाज न करने के आरोप लगाए हैं। बिल्कुल भी नहीं चल रहा, कोई एक गोली नहीं दी गई है उनको, सब अनिरुद्ध के दबाव में हो रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबाव के चलते उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा घूम रहा है गुंडा, उसे अरेस्ट किया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी धारा लगाई जाए, जो उन्होंने हल्की से हल्की धारा लगाई है। देखना होगा कि अप्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के सुरक्षा कर्मियों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक के कोप्पल तालुक में छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की घटना सामने आई है। यहां मिड डे मील में छात्रों को कीड़े वाला भोजन परोसने का दावा किया जा रहा है। कोप्पल तालुक में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये वीडियो ओल्ड निंगापुरा सरकारी स्कूल का है, जहां छात्रों को दी जाने वाली मिड डे मील में कीड़े देखने को मिले हैं। छात्रों को दिया जाने वाला सांभर और चावल में कीड़े देखे जाने से लोगों में आक्रोश है। अभिभावकों ने इसके पीछे रसोई स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग भी हैरान है और जल्द कार्रवाई की भी बात कह रहा है। अगली खबर दिल्ली के जाफराबाद से है, जहां पर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। चौहान बांगर इलाके में सगे भाइयों की हत्या कर दी गई है। नदीम और फाजिल को गोली मारकर कत्ल किया गया। आपसी रंजिश में दोनों की हत्या का शक है। परिवार ने फुफेरे भाइयों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। रशिया के यूराल पहाड़ों में रेस्क्यू टीम्स ने टूरिस्ट के एक ग्रुप के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो स्नो मोबाइल ट्रिप के दौरान लापता हो गए। रूसी रेस्क्यू टीम के कई रेस्क्यूअर सर्च के लिए स्नो मोबाइल से निकले। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर स्नो मोबाइल टीम को तैयार किया गया है, जो हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। रेस्क्यू टीम के लिए इमरजेंसी गाड़ियां तैयार की गई हैं, जो सर्च एरिया के आसपास पहुंचने के लिए मदद कर रही हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है।
पिछले हफ्ते 15 पर्यटक स्नोमोबाइल से ओसलियांग्या पहाड़ की ओर गए थे, जो फंस गए। हालांकि ग्रुप से 2 सदस्य वापस लौटने में कामयाब रहे हैं, लेकिन 13 पर्यटकों का अब तक पता नहीं चल पा रहा है। रेस्क्यू सर्विस और वॉलंटियर सर्च में शामिल हैं और स्नोमोबाइल पर इलाके की तलाशी ले रहे हैं। हालांकि बर्फीले तूफान और खराब विजिबिलिटी की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। पूरे इलाके में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। बिहार में अपराधियों का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी है। पटना सिटी के आलमगंज में वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे राजधानी में सनसनी फैल गई। आलमगंज थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर अनजान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी एफएसएल की टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचे, जहां से कई खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ये प्रथम दृष्टया ये तो हत्या का मामला स्पष्ट है। अब किस कारण से हत्या हुई है यह पहचान के बाद ही क्लियर हो पाएगा। युवक के पास से उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है, तो अभी हम युवक की पहचान करने में लगे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। वहीं यूपी के बस्ती में सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 4 की मौत की खबर है, 11 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ, जहां पर बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 की मौत हो गई और 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां चलती कार में अचानक आग लग गई। इंदिरापुरम के लिंक रोड पर वसुंधरा में हुए इस हादसे के बाद लोगों की सांसें थम गई। चलती कार में 20 सड़क आग तेजी से फैली और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। कार से आग की लगातार लपटें निकलने लगी, जिससे वहां दहशत फैल गई। हादसे के वक्त कार में कई लोग सवार थे, जो आग भड़कने से पहले ही कार से कूद गए, जिससे कि उनकी जान बच गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज्यादा तेज थी कि कुछ ही सेकंड में उसने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अगस्त्य मुनि में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण को दोबारा शुरू करने पर विरोध शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का विरोध उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने करीब 2 घंटे तक विधायक आशा नौटियाल को बंधक बनाए रखा। इस स्टेडियम के निर्माण का विरोध कर रहे लोगों से मिलने पहुंची विधायक आशा नौटियाल का वहां के लोगों ने नारेबाजी के साथ स्वागत किया। दरअसल स्थानीय लोग स्टेडियम के निर्माण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। जानकारी मिलते ही विधायक आशा नौटियाल अधिकारियों के साथ वहां पहुंची तो लोग उनका भी विरोध करने लगे। पता नहीं क्या है, क्या कैसा, किसी ग्राम वालों को किसी को पता ही नहीं इस चीज का। ये कैसा हुआ, क्या हुआ, और कम से कम सूचना भी देते। मामला बढ़ता देख विधायक ने लोगों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन वहां लोगों ने उनका घेराव कर लिया। कई लोगों ने तो विधायक से सवाल भी पूछने शुरू कर दिए। सिग्नेचर से कैसे भूमि चले जाएगा, किसके साइन है? लोगों ने आशा नौटियाल को करीब 2 घंटों तक अपने घेरे में रखा। विधायक ने इस मामले में आला अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिया है। तो इस पे अभी चर्चा करेंगे, अधिकारियों से मैं बात करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात होगी और आगे क्या इसका निष्कर्ष निकलता है उस पर चर्चा। दरअसल स्टेडियम अगस्त मुनि के मैदान के पास बन रहा है। लोगों का कहना है कि ये मुनि महाराज की भूमि है और अगस्त ऋषि से जुड़ा पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, जिस पर किसी भी तरह का निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सीआईए की बड़ी छापेमारी। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। 7 जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी। पुलवामा, बड़गाम, कुलगाम, श्रीनगर में छापे मारे गए हैं। बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा में भी तलाशी अभियान चलाया गया है। सीआईए की टीम ने यह छापेमारी की है। इन तमाम जिलों में 7 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम ने छापे मारे हैं।
और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके जॉर्डन पहुंचते ही उनके स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए गए। वहीं पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से हुसैनिया पैलेस में मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को कड़ा संदेश दिया। जॉर्डन के हुसैनिया पैलेस पहुंचे पीएम मोदी का किंग अब्दुल्ला ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ने कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें सबसे अहम मुद्दा आतंकवाद के खिलाफ था। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। पीएम मोदी ने किंग अब्दुल्ला की सराहना भी की। बदले में किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का आभार जताया। किंग अब्दुल्ला ने पीएम के दौरे के दौरान हुए समझौतों और एमओयूज पर खुशी जताई। As you mentioned earlier on, because our countries will mark 75 years of diplomatic relations. बता दें कि भारत और जॉर्डन के रिश्तों के लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 37 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पूर्ण द्विपक्षीय दौरा है। साथ ही भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों को 75 साल पूरे हो चुके हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में चल रही केंद्र सरकार की मिड डे मील योजना इन दिनों अंडे की बढ़ती कीमतों की वजह से संकट में घिरती नजर आ रही है। बढ़ी हुई कीमतों ने संचालकों की कमर तोड़ दी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के तहत हर शुक्रवार को बच्चों को अंडा दिया जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में यह योजना संचालकों के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही है। संचालकों का कहना है कि हर अंडे पर उन्हें सीधे 2 से 3 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जाड़ा शुरू होते ही अंडे की कीमत आसमान छूने लगी है। सरकार हर अंडे की कीमत महज 5 रुपए प्रति पीस की दर से ही भुगतान कर रही है, जबकि बाजार में यही अंडा 7 से 8 रुपए तक बिक रहा है। बात वैशाली जिले की करें तो वहां 4 हफ्ते में करीब 10 लाख अंडे बच्चों को मिड डे मील के साथ परोसे जाते हैं। इस हिसाब से हर महीने मिड डे मील संचालकों को लाखों रुपयों का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। वैशाली की जिला अधिकारी वर्षा सिंह सरकारी स्कूलों का औचक जायजा लेने पहुंचती हैं। बच्चों के साथ खाना खाते हैं ताकि उनकी गुणवत्ता जांच सके, लेकिन संचालकों की इस परेशानी का कोई हल नहीं निकल रहा है। दिल्ली में आर्मी चीफ ने 1971 युद्ध के विजय दिवस की पूर्व संध्या पर रिसेप्शन का आयोजन किया। रिसेप्शन की खास बात यह रही कि मेन्यू में डिशेस के नाम ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हथियारों के नाम पर रहे। तस्वीरों में देखिए, कार्यक्रम में सिंदूरी संदेश मिठाई समेत आकाश और बोफोर्स नाम की रेसिपी दिखाई दी। इसमें L-70 आकाश मिसाइल सिस्टम बोफोर्स तोप का भी जिक्र किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मार गिराए गए ड्रोन को भी प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई हस्तियों ने स्पेशल डिश की प्रदर्शनी को देखा। हथियारों की थीम पर रिसेप्शन पार्टी में ऑपरेशन सिंदूर की झलक साफ देखने को मिली। भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों पर आधारित रेसिपी रिसेप्शन में आकर्षण का केंद्र बनी। लखनऊ में बेखौफ लुटेरों ने हथियारों के बल पर बंधक बनाकर बड़ी लूट को अंजाम दे डाला और लाखों का कैश और सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए। पारा के बुद्धेश्वर आदर्श विहार कॉलोनी में घर का दरवाजा तोड़कर घुसे लुटेरों ने घर पर मौजूद शख्स पर हमला बोल दिया। असले से सिर पर हमला बोला गया, फिर बंधक बनाकर घर की तलाशी ली गई। घटना के वक्त शख्स घर पर अकेला था, जिसे विरोध करने पर घायल कर दिया और लुटेरों ने बड़े इत्मीनान से घर की अलमारी में रखे 5 लाख रुपए कैश और 2 सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। लुटेरों के हमले से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। अब पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी खंगालने में जुटी है और फरार लुटेरों की धरपकड़ के लिए एक टीम तैनात कर दी गई है। वहीं लखनऊ में कार चला रहे एक बुजुर्ग ने बच्ची को कुचल दिया। यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो अब वायरल हो रहा है।
तेज रफ्तार कार आई और घर के बाहर खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी। घर के बाहर एक बच्ची भी खड़ी थी, जिसे ये तेज रफ्तार कार अपने साथ घसीटते हुए लाई और उसे कुचल दिया। टक्कर के बाद कार के 2 दरवाजे खुले, दोनों दरवाजों से महिलाएं बाहर निकली। आसपास मौजूद लोग भागते हुए बच्ची के पास पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। यूपी के मुरादाबाद में थार ने 5 साल की बच्ची को कुचल दिया। हादसे के वक्त बच्ची का सिर थार के पहियों के नीचे आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मोहल्ले की इसी पतली सी गली में 5 साल की मिष्टी खेल रही थी और तभी रफ्तार के नशे में चूर थार वाला इस गली से गुजरा और मिष्टी को कुचल दिया। हादसे से गुस्साए लोगों ने दौड़कर थार को रोका और थार में सवार तीनों लड़कों की जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। जिस बच्ची की मौत हुई वो हिंदू धर्म की थी और थार सवार युवक गैर हिंदू थे, जिसके चलते परिवार हत्या का शक भी जता रहा है। गाड़ी के सामने नहीं आई, इतना जानबूझ के चढ़ाई में जान में था। उनकी गाड़ी में हथियार, बंदूक सब कुछ निकला है। नशा कर रखा था, फुल जान में थे, स्मैक ले रखी थी उन्होंने सबने। गुस्साए लोगों ने थार में तोड़फोड़ भी की है। फिलहाल पुलिस ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया है और जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक मरीज ने जब एम्बुलेंस में उल्टी कर दी तो उसकी पत्नी से एम्बुलेंस को धुलवाया गया। सतना के जिला अस्पताल के सामने मरीज की पत्नी हाथ में बाल्टी लेकर एम्बुलेंस को धो रही थी। ये कौन बोला आपको धुलने को? कौन गाड़ी वाले कहाँ है? दरअसल एक शख्स सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसे लेने के लिए सरकारी एम्बुलेंस वहां पर पहुंची, लेकिन रास्ते में मरीज की तबीयत बिगड़ी और उसने उल्टी कर दी। और जब एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुंची तो आरोप है कि ड्राइवर ने मरीज की पत्नी से एम्बुलेंस साफ करवाई। तो गाड़ी धोने कौन बोला? यानी इस महिला को उसके पति के पास नहीं जाने दिया गया। पहले उससे एम्बुलेंस साफ करवाई गई और तब छोड़ा गया। ये हाल तब है जब सरकारी एम्बुलेंस को धोने के लिए सरकार अलग से बजट निर्धारित करती है, लेकिन फिर भी अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर यह सब होता रहा। महाराष्ट्र के लातूर से खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स को पहले बोरे में बंद किया गया और फिर उसे कार में डालकर आग लगा दी गई। गणेश चौहान एक फाइनेंस कंपनी में वसूली का काम करते थे। रात के वक्त कुछ लोगों ने उन्हें बंधक बनाया, मारपीट की और फिर बोरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने गणेश को उसी कार में बंद कर दिया जिसे वो चला रहे थे और इसके बाद कार में आग लगा दी। जब आग बुझी तो कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी और गणेश का शव भी इसके साथ ही राख हो गया था। पुलिस ने कार की नंबर प्लेट के आधार पर मृतक की पहचान की। अब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस खौफनाक हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया। 7 दिन पहले हरियाणा के यमुनानगर में एक सिर कटा शव मिला था। अब हरियाणा पुलिस ने इस खौफनाक हत्याकांड में जो खुलासा किया है उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। मृतक की पहचान उमा के रूप में हुई है, जो यूपी के सहारनपुर की रहने वाली थी, और जिस शख्स ने उमा की हत्या की उसकी पहचान बिलाल के रूप में हुई है। बिलाल भी सहारनपुर का ही रहने वाला था और दोनों पिछले 2 साल से लिव इन में रह रहे थे। लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते कि लिव इन में रह रही थी। जांच में पता चला कि उमा बिलाल पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन बिलाल उमा से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी थी। आज इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पर प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो, तो इसने प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। बिलाल ने मर्डर के लिए जो प्लान बनाया वो बेहद खौफनाक था। इसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोटा। तो फिर लगभग आधा किलोमीटर आगे जाके इसने बॉडी को गाड़ी से उतारा और जहां पे बॉडी मिली है वहीं पे इसने उसका गला रेता है। बिलाल ने उमा के सिर और उसके धड़ को अलग अलग जगह ठिकाने लगाया। बिलाल ने उमा के शरीर के कपड़े तक उतार दिए ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, लेकिन आखिरकार बिलाल की हर चालाकी कानून के आगे पस्त पड़ गई। उमा की जिंदगी के पन्ने इश्क की कहानियों से भरे पड़े थे। जब उमा का इतिहास सामने आया तो पता चला कि उमा की हालत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो खुद थे।
बात 2010 की है, यानी 15 साल पहले। उमा के घर वालों ने उसकी शादी तय की थी, लेकिन शादी के दिन ही उमा अपने प्रेमी जॉनी के साथ भाग गई। तो उसने आज से 15 साल पहले जॉनी नाम के युवक से घर से भागकर शादी की थी और शादी भी उस दिन की जिस दिन उसकी बारात आने वाली थी। उमा ने अपनी जिंदगी में हर किसी को दुख दिया, पहले परिवार को, फिर अपने पहले पति जॉनी को। उमा के परिवार वालों ने तो उससे नाता तक तोड़ दिया और जब उसके कत्ल की कहानी सामने आई तो भी उनका दिल नहीं पसीजा। हमने बोर्ड देखी है, नाम देना चाहते बोर्ड इसकी। आज तक 15 साल पहले बात बड़ी ज्यादा हो गई, चल जाना चाहिए। इसके साथ चली गई थी, लड़का कोई इसके नंबर के उमा के मर्डर का अफसोस ना तो उसके घर वालों को है और ना ही उसके पहले पति जॉनी को, जिसे उमा ने 2 साल पहले ही तलाक दे दिया था। मेरी 2010 में थी शादी से, बस अभी 2 साल से ही कटी थी, वो लड़ाई झगड़े करती थी, फिर उन्होंने मेरे से तलाक ले लिया। उमा का 12 साल का एक बेटा भी है जो अपने पिता के साथ रहता है। उमा की जिंदगी में 2 बड़ी घटनाएं हुई और दोनों ही मौके शादी के थे। पहला मौका वो था जब उमा अपनी ही शादी के दिन अपने प्रेमी जॉनी के साथ भाग गई थी और दूसरा मौका जब बिलाल की शादी होने वाली थी। बिलाल बारात लेकर अपनी दुल्हन के घर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। बिलाल को लगा था कि उमा को अपने रास्ते से हटाकर वो चैन से जिंदगी बिता लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस को पहले उमा का धड़ मिला, फिर उसका कटा हुआ सिर और धीरे धीरे पुलिस बिलाल तक पहुंच गई। लाश को ठिकाने लगाने के बाद वह वापस सहारनपुर आ गया और अब 15 तारीख को उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन हरियाणा पुलिस द्वारा जब जांच की गई तो उन्होंने हत्यारे का पता लगाया और बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। उमा ने बिलाल के लिए अपने पति जॉनी से तलाक लिया। जिस बेटे को पैदा किया 12 साल बाद उसे ही खुद से अलग कर दिया और बिलाल ने बदले में उमा को मौत का तोहफा दे दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।